कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अच्छी फलक प्राप्त करने हेतु लीची के रोपण पर जानकारी। उड़द की खड़ी फसल में देखरेख और प्रबंधन। धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन। लीची की बागवानी हमारे प्रदेश में सहारनपुर, गोरखपुर, हल्द्वानी, पंतनगर आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से की जाती है। जो किसान भाई इसका नया बाग स्थापित करना चाहते हैं वो इस समय रोपण का कार्य कर सकते हैं। अतः लीची के बाग से अच्छी फलत प्राप्त करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, जिस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के डॉक्टर SP सिंह। आज हम किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि नवीन या नूतन रोपण बाग के लिए हम कैसे लीची का रोपण करें और किस तरह की मृदा का चयन करना चाहिए। लीची बाग रोपण के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि किस तरह की मृदा को हम चयनित करें। बलुई दोमट मृदा, गहरी भारी मृदा इसके लिए सर्वोत्तम होती है और इनका विकास लगभग 10 से 12 मीटर घेरे में होता है और ये 10 से 12 मीटर ऊंचा भी हो जाता है। यानी पूर्ण विकसित पौधा हमारा 10 से 12 मीटर का स्थान लेता है। तो स्वाभाविक है कि पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 मीटर रखें। रेखांकन करते समय यह ध्यान रहे कि मेड़ से यदि 10 मीटर रख रहे हैं तो 5 मीटर छोड़ दें, यदि 12 मीटर रख रहे हैं तो 6 मीटर छोड़ करके पहली लाइन आप रेखांकित करें। गड्ढों की खुदाई 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा गड्ढा बनाएं। 1.5 फीट की ऊपरी मृदा अलग रखें, निचली मृदा अलग रखें। 10-15 दिन गड्ढे को खुला छोड़ दें। सूर्य की तापीय व्यवस्था से उसमें कीट व्याधि नष्ट हो जाएं। ऊपर से निकाली गई मिट्टी में बराबर मात्रा में सड़ी गोबर की खाद मिलाकर अच्छी प्रकार से दबा देते हैं। उसके बाद नीचे की मिट्टी में 30 किलो सड़ी गोबर की खाद, 2.5 से 3 किलो नीम की खली, 100 ग्राम फॉरेट, फ्यूराडान, कार्बोफ्यूरान जो बाजार में उपलब्ध हो जिस नाम से, साथ में या तो फालीडाल आप मिला करके खूब अच्छा सा मिश्रण बना करके उस गड्ढे में भर दें। भराई करने के बाद वर्षा ऋतु का इंतज़ार करें। यदि बरसात हो रही है तो बहुत अच्छा है। मिट्टी अच्छी तरह से थाले में जो 15 से 20 सेंटीमीटर सतही उभार है वो अपने स्थान पर आ जाता है। यदि नहीं ऐसी व्यवस्था बरसात नहीं होती है तो आप किसी भी जन संसाधन का प्रयोग करके अपने
अस्तर से उसकी भराई करें। जब मिट्टी बैठ जाए 10-15 दिन इंतज़ार करें। मौसम अनुकूल होने की दशा में पौधों का चयन करें। पौधों का चयन करते समय आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि हमारा जो ये पौधा है कौन सी प्रजाति का है, किस मातृखंड का है, कहाँ से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो किसी कृषि विश्वविद्यालय या कृषि अनुसंधान संस्थान, राजकीय पौधशालाएँ, केंद्रीय पौधशालाएँ आदि से इसका आप चयन करें। तो क्षेत्रवार प्रजातियां हैं, जैसे कलकतिया के नाम से जानी जाती है, मुजफ्फरपुरी जानी जाती है, सहारनपुरी जानी जाती है। इनके अतिरिक्त हमारी अच्छी प्रजातियों में रोज सेंटेड है, अर्ली लार्ज रेड है, लेट लार्ज रेड है, वेदाना है। इन सब प्रजातियों को आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से, जहां जिसकी बाजार व्यवस्था व्यापारी दृष्टिकोण से अच्छा महत्व मिल रहा हो, अच्छी कीमत मिल रही हो, इन पौधों को चयन करके रोपित करें। आपको बताना है कि इनका प्रवर्धन प्रायः एयर लेयरिंग, गूटी के माध्यम से किया जाता है और पौधे बहुत जल्दी विकसित होते हैं। आप कहीं से भी चयनित पौधे को चयनित करें तो यह ध्यान रखें कि उनका अभिलेखीकरण हो, मातृखंड हो उनका, और चिन्हित स्थल से लाएं। लाते समय यह भी ध्यान रखें कि अर्थबॉल पिंडी उसकी टूटनी नहीं चाहिए। कैरेट में, टोकरी में क्रय स्थल से लेकर के रोपण स्थल तक व्यवस्थित लाएं। रोपण स्थल पर ला करके तैयार गड्ढे के बीचों बीच लाइन को ध्यान में रख करके पौधे को सीधा, पिंडी की मोटाई का 1 इंच ज़्यादा और गहरा और लंबाई के 1 इंच गहरा अधिक आप गड्ढा बनाएं खुरपी के माध्यम से। बीच में पौधे को सीधा रखें। पंजे के सहारे से किनारे से मिट्टी की अच्छी तरह से भराई कर दें। पुनः खुरपी के उल्टे बेंट से खूब अच्छी तरह से भराई करें। तदुपरांत सिंचाई कर दें। सिंचाई करने का आशय ये है कि अगर बरसात हो रही हो तो सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। रोपण के उपरांत अगर बरसात नहीं होती है तो आपको समय समय पर पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही आप सभी संज्ञानित हैं, आप सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु में काफ़ी खरपतवार व्याप्त हो जाता है, जिसमें कीट व्याध का आश्रय होता है। साथ ही पौधों को मिलने वाली खुराक हमारे ये खरपतवार शोषित कर लेते हैं, जिससे पौधों का स्वास्थ्य प्रभावी होता है। तो खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें। थाले की पपड़ी, मिट्टी की परत जो सख्त हो गई है सिंचाई करने से या वर्षा ऋतु के नाते, उसे आप तोड़ दें। जड़ों में अच्छा हवा का संचार हो, जड़ें विकसित होंगी, पौधे को अच्छी खुराक मिलेगी, पौधा विकसित होगा और आपका बगीचा जल्द से जल्द तैयार होगा, एक स्वस्थ पौधा तैयार होगा। इन मूल बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए रोपण करें। 100% बागवानी आपकी सफल और व्यवस्थित ढंग से विकसित होगी। मृत प्रतिशतता भी काफ़ी कम रहेगी, पौधे कम मरेंगे और आने वाले 5-7 साल में एक अच्छा खासा बगीचा आपका तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। दलहनी फसलों के अंतर्गत उड़द की एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी बुआई जिन किसान भाइयों ने की होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी। चूंकि ये बरसात की फसल होने के कारण इसको कीट रोग आदि व्याधियों से बचाने के लिए इसमें कुछ प्रबंधन कार्यों को करना जरूरी होता है। इस समय उड़द की फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करना आवश्यक है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. सोनी। किसान भाइयों, इस समय हमारे जनपद में, हमारे आसपास उड़द की खेती हमारे बहुत सारे किसान भाई कर रहे हैं। उड़द में इस समय चूंकि बरसात का मौसम है, घास अधिक होने की संभावना है। चूंकि घास इस समय हमारे खेतों में जिन भाई किसान भाइयों ने उड़द बोया है वो उसमें घास की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे किसान भाई जो कि घास को श्रमिकों के द्वारा नियंत्रण करना चाहते हैं, वो इस समय जैसे बरसात हमारी ख़त्म हो जाए और उसमें निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद उनको करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन किसान भाइयों के पास श्रमिक की उपलब्धता नहीं है और उनकी फसल 25 से 30 दिन की हो गई है और बरसात चूँकि लगातार हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो परसूट नाम की दवा जिसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ हम संस्तुत करते हैं और 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में मिला के यदि वो छिड़काव करते हैं तो जो भी खरपतवार हमारे खरीफ में समय है उड़द की फसल में वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो किसान भाई विशेष तौर से खरपतवार नियंत्रण की बात इस समय ध्यान दें। इसके बाद दूसरी हमारी जो बात आती है वो आती है रोग और कीड़ों की बात। चूँकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में इस समय उड़द में जो बरसात ख़त्म होने के बाद पीला चित्रवर्ण रोग की संभावना हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इसके लिए अभी से वो तैयारी कर लें। चूँकि पीला चित्रवर्ण रोग
हमारा खेतों में शुरुआत की स्टेज में कुछ पौधों में होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई उन पौधों को उखाड़ दें जो कि पीलापन लिए हुए हैं। और इसके बाद चूंकि ये रोग हमारा वायरस के द्वारा फैलता है और वायरस हमारे कीड़ों के द्वारा ट्रांसफर होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में हमारा मिथाइल और डिमेटान 1.25 लीटर से लेकर 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर और उसमें 600 लीटर पानी मिला के यदि छिड़काव कर देंगे तो निश्चित मान लीजिए कि जो पीला चित्रवर्ण रोग है हमारा, उसका हमारा फैलाव नहीं होगा और वो रोग हमारा नियंत्रण में हो जाएगा। इस तरह से पीला चित्रवर्ण रोग जो हमारा लग रहा है उसकी रोकथाम भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। विशेष तौर से उर्दू में ये देखा गया है कि बरसात खत्म होने के बाद कीड़ों का प्रकोप अधिकांश ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब कीड़ों का प्रकोप हो जाता है, जैसे कि हमारा सूढ़ी है, ये जो इल्ली होती है, ये भी हमारे उर्दू को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। पत्ते काटती है और पत्ते के बाद जैसे फली बनने की स्टेज आती है, ऐसी स्टेज में भी ये इल्ली हमारी नुकसान करती है। तो इस तरह से हमारे किसान भाई अपने उर्द की फसल को बचाने के लिए विशेष तौर से जिसमें कीड़ों का प्रकोप होने की संभावना है या कीड़ों का प्रकोप शुरू हो चुका है, ऐसी स्थिति में वो तरल पदार्थ का जैसे कि हमारा डाईमेथोएट 1.25 लीटर से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या मिथाइल और डिमेटान है, यदि ये दवा जो हमारी समय से मिल जाती है तो निश्चित मान लीजिए कि कीड़ों का प्रकोप हमारे उर्द की फसल में बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि कीड़ों का प्रकोप अधिक हो गया हो तो ऐसे स्थिति में एक दवा आती है जो कि हमारी बहुत ताकतवर दवा होती है, वो होती है डाइक्लोरोबास। इसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ लगती है और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़। तो इस तरह से इसकी अगर दवा छिड़केंगे तो निश्चित मान लीजिए कि जिनके खेतों में कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा हो गया है तो ऐसी स्थिति में फिर आपको ताकतवर दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आपकी उर्द की फसल पूरी तरह से बच जाएगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन पर तकनीकी जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसल धान का क्षेत्रफल काफी बड़ा है और जो किसान भाई धान की फसल लगाए हुए हैं उनकी फसल इस समय 20 से 30 दिन की अवस्था पर होगी। अतः धान की फसल से गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करने हेतु इसमें उचित समय पर खरपतवार प्रबंधन जरूरी है। इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। देखिए, जो धान की फसल है वो खरीफ ऋतु की में ज़्यादातर किसान भाई लगाते हैं और ये खाद्यान्न फसलों में हमारे देश में प्रथम स्थान पर आती है। इसमें बहुत से कारक हैं जो इसकी जो उपज है उसको कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इस बारिश की फसल होने की वजह से खरपतवार हैं जो हैं वो बहुत इसकी फसल को नुकसान करते हैं, इसकी उपज और गुणवत्ता को कम करते हैं। इसलिए ये जो फसल है इसको खरपतवारों से रहित रखना बहुत ही ज़रूरी है। खरपतवार क्या होते हैं? कुछ जो घास है, जो अनचाहे पौधे हैं जो फसल के अलावा उग जाते हैं, उनको हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण प्रायः खुरपी या पैडी वीडर द्वारा करना सर्वोत्तम रहता है, परंतु धान की फसल अधिक क्षेत्र एवं श्रमिकों की समस्या से समय पर खरपतवारों का नियंत्रण नहीं होना ऐसा प्रमुख कारक है जिसकी वजह से रासायनिक दवाओं द्वारा नियंत्रण को नकारा नहीं जा सकता। आजकल ऐसे भी रसायन आ गए हैं, पहला खेत की तैयारी के समय, फिर रोपाई या बुआई के समय, तीसरा है खड़ी फसल में प्रयोग करने वाले रसायन। उसमें पायरा जो सल्फ्यूरोन इथाइल है उसकी 250 ग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर यदि आपकी रोपाई के 10 से 20 दिन बाद यदि इसका प्रयोग करें, इसका छिड़काव कर दें
तो जो हमारी फसल है उसमें जो घास हैं उनको हम आसानी से नियंत्रित करें। स्पेशली जो घास जैसे दिखने वाले खरपतवार हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे सांवा है, कोंदो है, दूब है, मोथा है, इनको इस रसायन से हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। एक रसायन और है जिसका रासायनिक नाम है बिस्पाइरिबैक्सोडियम। ये इस 250 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर यदि 20 से 25 दिन और 30 दिन तक भी फसल में हम छिड़काव कर दें तो जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं और कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं और मोथा है, इनको हम आसानी से नियंत्रित करके हमारी फसल को इनसे खरपतवारों से होने वाली जो नुकसान है उससे बचाया जा सकता है। जब भी कोई रसायन हम घास मारने का रसायन प्रयोग करें तो कुछ सावधानियां हैं वो जरूर प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए कम से कम 500-600 लीटर पानी होना ही चाहिए। इससे कम यदि हम पानी रखते हैं तो आप जो घास है वो ठीक तरीके से नहीं मरता और रसायन की मात्रा ज़्यादा होने की, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से फसल को नुकसान होने का डर रहता है। फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग ही हमेशा करना चाहिए और छिड़काव पानी में मिला के छिड़काव करना ही उचित रहता है। कुछ किसान भाई अपने सुविधा के लिए रेत में मिला के या यूरिया में मिला के भी प्रयोग कर देते हैं, तो वो सही विधि नहीं है। इसलिए हमेशा खरपतवारनाशी रसायन का छिड़काव भी करना चाहिए। दूसरा कि अपना जब भी कोई रसायन प्रयोग करे तो अपने शरीर की भी सुरक्षा करनी चाहिए। हवा के विपरीत दिशा में चलना चाहिए जिससे कि आपके शरीर पे ना आए। इस प्रकार किसान भाई यदि अपनी धान की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण सही समय पे कर ले और सही विधि से कर ले, जिससे कम लागत में यदि वो खरपतवारों को नियंत्रित कर ले तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है और अच्छा धान की फसल से अच्छा लाभ ले सकता है। ऑयस्टर मशरूम की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अतः जो किसान भाई इसका उत्पादन करके अच्छा लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से करें ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शशि गौर। देखिए, ऑयस्टर मशरूम उत्पादन तकनीक में बहुत सारे जगह की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास पर्ची होगी, कच्ची जगह होगी, उसको आप पैक कर सकते हैं और वहाँ पे आप मशरूम उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। गेहूं का भूसा लगता है, आपके पास धान है तो धान का पैरा लगता है, साथ ही 2 दवाइयों का लगती है, जैसे एक रहती है फॉर्मलिन और दूसरी रहती है बेवेस्टीन, और पॉलीथीन बैग लगता है, पानी लगता है। अब इस ऑयस्टर मशरूम को उगाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है? सर्वप्रथम अपने को भूसे का उपचार करना पड़ता है। भूसे का उपचार करने के लिए एक टंकी में आप 30 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 1.5 ग्राम बेवेस्टीन डालिए, 50 ml फॉर्मलिन डालिए, डंडी से घुमा दीजिए, साथ ही उसमें 3 किलो भूसा डाल दीजिए। 3 किलो भूसा डालने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो पॉलीथीन बैग हैं, पॉलीथीन बैग जो है 12x18 के रहते हैं, उनमें भूसा आप भरिए और 12 घंटे आप उसको पानी में गलाइए। और सुबह जो है दूसरे दिन अगर आपका कच्चा फर्श है तो उस पर पॉलीथीन बिछा लीजिए, अगर पक्का फर्श है तो चलेगा, उस पर आप भूसे को ढेर बना दीजिए। तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा। पानी निथरने का तरीका ये है कि जब आप पानी को निथारें तो जब मुट्ठी बनाते हैं भूसे की तो अपना हाथ गीला होता है परंतु पानी नहीं निथरना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अपना भूसा अच्छी तरह से निथर गया है। अब अपने को बैग की भराई का कार्य करना है। जो इसका बीज होता है, मशरूम का बीज होता है, उसको स्पॉन कहते हैं। यह स्पॉन जो है कृषि विश्वविद्यालय में प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको प्राप्त हो जाता है। ये आपको प्राप्त करना पड़ता है। बैग की भराई के लिए आप बैग को गोलाई से फैला लीजिए, उसमें 6 इंच पहली परत डालिए, दूसरी परत में आप बीज को गोलाई से चारों तरफ डाल दीजिए, तीसरी परत जो है भूसे की डालिए, चौथी परत फिर बीज की। इस तरह से 5 परत भूसा और 4 परत बीज की डालना पड़ती है। बैग तैयार करने के पश्चात उसको पॉलीथीन को ऊपर से बांध दिया जाता है और पॉलीथीन से बैग को बांध देने के पश्चात उसमें 30 से 35 जो छेद कर दिए जाते हैं।
छेद इसलिए कराना चाहिए कि उस बैग में बराबर मात्रा में हवा का आवागमन होता रहे। साथ ही जब इन बैगों को जब आप भर लें तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसको आपको अंधेरे कमरे में रखना है, जहां पर तापक्रम 25 डिग्री से ऊपर ना हो तथा 80% आर्द्रता होनी चाहिए। इन बैगों को 15 से 20 दिन तक डार्क स्थान पर, गर्म स्थान पर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि इसमें 15 से 20 दिन में माइसीलियम डेवलप हो जाएगा। माइसीलियम डेवलपमेंट मतलब सफेद एक तार जैसा चलता है जो पूरे बैग में फैल जाता है और पूरा बैग जो है कस जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। जब आप देख लें कि पूरा बैग सफेद हो गया है तो बैग को की पॉलीथीन को फाड़ दें। अब इन बैग की पॉलीथीन को फाड़ने के पश्चात उन बैगों को प्लास्टिक की सुतली से टंगन टाइप के बनाकर आप बांस के टंगन बना के उसके ऊपर टांग दीजिए। आप इस स्थिति में हर दिन उसमें कम से कम 3 बार आपको सिंचाई करनी है। अब आप देखेंगे कि 21 से लेकर 25 दिन के बीच में इसमें छोटे छोटे कीलनुमा पिन हेड्स आ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अपना जो मशरूम है बेचने लायक बन गया। 25 दिन में ये पहली क्रॉप इसमें से निकल आती है। एक बैग से लगभग आधा किलो उत्पादन जो है प्राप्त होता है। लगभग पूरे बैग से इसमें 1 से 1.5 किलो उत्पादन आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बैग को तैयार करने की कीमत जो है 20 रुपए होती है, परंतु इससे आपको 150 से लेकर 200 रुपए तक की कमाई एक बैग से प्राप्त हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है तुलसीपुर आजमगढ़ के दिवाकर गुप्ता ने। आपने जैविक कीटनाशी तैयार करने की तकनीक पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैविक खेती का जो नई तकनीक आई है, पशु मूत्र का उपयोग कैसे करें ताकि पशु मूत्र के उपयोग से कीटनाशक, बीमारी नाशक और पोषक तत्व ये सारी चीज़ें किसान को मिल जाए तो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाएं जो काम में ले रहा उस सब से छुटकारा मिल सकता है। 8-10 चीज़ें जो मिश्रण करके अगर 10 से 15 दिन के अंदर सड़ा दें ऐसे प्लास्टिक के ड्रम में, तो उसके बाद छान करके जो दवाई बनेगी वो कीटनाशक, बीमारी नाशक और खुराक तीनों का काम करेगी। इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे 10 लीटर पशु मूत्र है, 10 लीटर पशु मूत्र के अंदर 2 किलो ताज़ा गोबर और 2 किलो नीम के पत्ते, नीम के जो जिस पे पत्ता लगा हुआ होता है डंठल सहित, वो 2 किलो नीम के पत्ते डालने हैं। आधा किलो आंकड़ा, जो सफ़ेद आंकड़ा हो चाहे देसी कोई सा भी आंकड़ा हो, आंकड़े के पत्ते, हरे पत्ते डाल के रखते हैं। आधा किलो एक काला आंकड़ा बोलते हैं जिसको आपको नसरगंडी कहते हैं उसको, ये काला आंकड़ा सब जगह नालियों के किनारे वगैरह सब जगह मिल जाता है। इसको गाय, भैंस, बकरी वगैरह कोई नहीं खाते हैं। और आधा किलो एक जरमरी करके सभी जगह, ये भी सभी जगह मिल जाती है, जिसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और पीले कलर के फूल होते हैं। इसको भी कोई गाय, भैंस, बकरी खा जाता है तो मर जाता है, तो अनावश्यक रूप में नुकसानदायक भी है, वो चीज़ें इसमें काम में आ सकती है। इसके साथ 250 ग्राम लहसुन जो गांठे सहित उसको थोड़ा पत्थर से फोड़ करके उस लहसुन की गुड़ी फूट जानी चाहिए। पाव भर गुड़, देसी गुड़ हो चाहे बेली का जो ठोस गुड़ हो वो डाल देते हैं। और 100 ग्राम धतूरे के डोडे, धतूरा आता है उसके डोडे रहते हैं, हरे डोडे, उनको भी कूट के इसमें डाल दें। इसके साथ में 50 ग्राम तंबाकू, जो भी तंबाकू के पत्ते हैं वो तंबाकू के पत्ते डालते हैं। और 10 से 20 ग्राम मिर्ची, आकी मिर्ची को थोड़ा कूट लें, कूट करके इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को 15 से 20 दिन तक प्लास्टिक के ड्रम में गड़ाएं या मटके के अंदर सड़ाएं। स्टील का या तांबे का कोई पात्र है उसमें नहीं गड़ाएं, क्योंकि पशु मूत्र के अंदर एसिड होता है, अगर उसमें गड़ा दिया तो उसमें छेद पड़ जाएंगे। इसलिए प्लास्टिक का पात्र कोई भी, बाल्टी है, टब है, ये ड्रम है या मटका है, इसमें किसी से भी 15 से 20 दिन तक सड़ाने के बाद में रोज़ इसको सुबह शाम लकड़ी से हिलाना है। सुबह शाम हिला करके ये ढक्कन वगैरह जो भी है उससे ढक दें। ढकने का अर्थ ये है कि कोई बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके अंदर हाथ नहीं डालें।
ये चिंता नहीं करें कि एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाल्टी है तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दें, या कोई टब है तो पत्थर रख दें, या कोई ढक्कन ढक दें ताकि बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। और सुबह शाम रोज़ इसको हिलाते रहें, वापस ढक दें। छाया के अंदर जो इसको रखें। 15 से 20 दिन के बाद में इसको छान करके बगदा निकलता उसको आपकी जो भी रोड़ी है डाल दें, वर्मी कंपोस्ट है तैयार करें तो उसमें डाल दें, और इसके तरल पदार्थ को वापस जरी कैन में भरना है। जरी कैन में भरने के बाद इसका प्रयोग करना अब फसल के ऊपर। फसल के ऊपर प्रयोग करते समय एक टंकी, जैसे 15 से 16 लीटर की टंकी आती है, अपन दवाई छिड़कने वाली टंकी होती है, उसके अंदर केवल 2 लीटर डालना। 2 लीटर ये डाल दिया और बाकी बचा जो पानी से भर दिया। अब फसल के ऊपर छांटना, ध्यान ये रखना कि कोई भी फसल, पहला छिड़काव फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था में करना है। दूसरा छिड़काव 45 से 50 दिन की अवस्था में करना। तीसरा छिड़काव 60 से 65 दिन की अवस्था में छिड़काव करना है। 3 छिड़काव कोई दाल वाली, अनाज वाली, तिलहन वाली कोई फसल है, उनके अंदर 3 छिड़काव पर्याप्त होते हैं। और 1 बीघा में कम से कम 6 टंकी ये पदार्थ छांटना है। किसान क्या करते हैं, कोई भी दवाई हो उसको 6 टंकी के बजाय 3 टंकी कर देते हैं और दवाई 6 टंकी की डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 6 टंकी 1 बीघा में छांटना, तो प्रत्येक टंकी में 1 बीघा के अंदर यानी 12 लीटर ये तरल पदार्थ चाहिए। अगर सब्जी वाली फसल है तो सब्जी वाली फसल में भी प्रथम छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था में करना, और उसके बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना जब तक वो फसल फल दे रही है। या फलदार बगीचा है तो उसका 30 दिन की अवस्था के बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना चाहिए। 30 दिन की अवस्था से कम अवस्था में अगर छिड़काव कर दिया तो पौधा मर सकता है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।